गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में जो आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट है उसके पाठ नंबर 15 जैव विविधता वाले चैप्टर में अपन जैव विविधता के पैटर्न प्रतिरूप तक अपन पढ़ चुके हैं। अक्षांशीय प्रवणता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है, उसके उदाहरण, ठीक है। जातीय क्षेत्र संबंध जो दिया था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, वहां तक की कहानी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन देखते हैं बच्चों कि जैव विविधता जो होती है उसका पारितंत्र में क्या महत्व होता है। जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व, जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व। अब ध्यान दो बच्चों, पारितंत्र में मिलने वाली जातियों की संख्या पारितंत्र के कार्यों को प्रभावित करती है। कि साहब किसी पारितंत्र के अंदर जैव विविधता कितनी है, उसमें कितनी जातियां पाई जा रही है, उसकी वजह से बच्चों जो पारितंत्र के कार्य होते हैं वो कार्य प्रभावित होते हैं। प्रचुर जैव विविधता से पारितंत्र की स्थिरता अधिक होती है, पारितंत्र की उत्पादकता अधिक होती है और पारितंत्र स्थायी बना रहता है। या वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है जिस पारितंत्र में जितनी अधिक जैव विविधता या जातीय समृद्धि होगी वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। वह पारितंत्र उतना ही अधिक क्या होगा, स्थिर होगा। तो सिंपल सी बात है, दो पारितंत्र जिनकी तुलना की जाए, एक पारितंत्र की जैव विविधता ज्यादा है, एक पारितंत्र की जैव विविधता कम है, तो कम जैव विविधता वाले पारितंत्र की तुलना में अधिक जैव विविधता वाला जो पारितंत्र होता है वो बच्चों पारितंत्र उतना ही अधिक स्थिर होता है, स्टेबल होता है। अब बच्चों किस पारितंत्र को हम स्थिर कहें, तो सबसे पहले तो ये देखो कि जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है। कि साहब किसी पारितंत्र में जितनी अधिक जातियां पाई जाएगी, जितनी अधिक जैव विविधता होगी, वो पारितंत्र के कार्यों को प्रभावित करेगी। ठीक है, जैव विविधता या जातियों की समृद्धि से ही पारितंत्र की उत्पादकता, उसकी स्थिरता, उसका स्थायित्व, ठीक है, ये सब चीजें मेंटेन रहती है। पारितंत्र की जितनी अधिक जैव विविधता होगी, जितनी अधिक जातीय समृद्धि होगी, वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। अब अपना क्वेश्चन ये है कि पारितंत्र की स्थिरता का मतलब क्या है। देखो, पारितंत्र की स्थिरता से तात्पर्य क्या है। कौन से पारितंत्र को स्थिर माना जाए, कौन से पारितंत्र को स्थिर माना जाए। तो नंबर 1, पारितंत्र की उत्पादकता साल दर साल
समान बनी रहती हो। पारीतंत्र की उत्पादकता साल दर साल कैसी बनी रहे? समान बनी रहे। उत्पादकता में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उस पारीतंत्र को क्या माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा। नंबर 2, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक व मानव निर्मित बाधाओं के प्रति क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। कोई भी मानव निर्मित या प्राकृतिक कोई बाधा उत्पन्न हो, उसके प्रति क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। और नंबर 3, एलियन या विदेशी जातियों के आक्रमण के प्रति क्या होना चाहिए बच्चों? स्थायी होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पारीतंत्र की स्थिरता से आपको मतलब क्या लगाना है, पारीतंत्र में कोई समुदाय पाया जा रहा है, तो सामुदाय की स्थिरता से आपको मतलब क्या लगाना है, तो बच्चों इसका आंसर क्या दोगे कि उस पारीतंत्र की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो साल दर साल मेंटेन रहनी चाहिए, साल दर साल वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक व मानव निर्मित बाधाओं के प्रति वो स्थायी होना चाहिए, बाधाओं से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। या ऐसे मान लो कि प्राकृतिक व मानव निर्मित बाधाओं से क्या रहना चाहिए? वो पारीतंत्र या उसका समुदाय अप्रभावित रहना चाहिए। और विदेशी या एलियन जातियों के आक्रमण के प्रति क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। ऐसे पारीतंत्र को या उस पारीतंत्र के समुदाय को बच्चों क्या माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा। अब देखो, एक वैज्ञानिक थे बच्चों, डेविड टिलमैन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने प्रयोगशाला के आसपास स्थित खाली भूखंडों का अध्ययन किया और क्या समझाया? तो ध्यान देंगे बच्चों, वैज्ञानिक कौन था? डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन। अध्ययन किसका किया? प्रयोगशाला के बाहर खाली भूखंडों का अध्ययन। डेविड टिलमैन ने प्रयोगशाला के बाहर खाली भूखंडों का अध्ययन किया और क्या बताया कि जिन भूखंडों की जैव विविधता ज्यादा थी, जिन भूखंडों की जैव विविधता ज्यादा थी, उनकी साल दर साल उत्पादकता समान बनी रही। उन भूखंडों की साल दर साल उत्पादकता क्या बनी रही? समान बनी रही। और साथ साथ क्या बताया? साथ साथ बताया कि जातीय समृद्धि बढ़ने पर उत्पादकता बढ़ती है। जातीय समृद्धि बढ़ने पर उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। ऐसा बच्चों किसने बताया? डेविड टिलमैन ने। क्लियर? अब अपन पढ़ रहे हैं जैव विविधता का पारीतंत्र में महत्व, कि साहब जैव विविधता का पारीतंत्र में रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान से समझना बच्चों, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है रिवेट, पोपर
अवधारणा। क्या दी गई बच्चों? रिवेट पोपर अवधारणा। तो नंबर 1 सबसे पहली बात, रिवेट पोपर अवधारणा किस चीज के लिए है? पारितंत्र में जैव विविधता के महत्व को समझाने के लिए है रिवेट पोपर अवधारणा। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पॉल एहरलिख के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पॉल एहरलिख के द्वारा। क्या बताया बच्चों? पॉल एहरलिख ने रिवेट पोपर जो अवधारणा दी उसमें क्या समझाया? ध्यान से समझना। माना एयरप्लेन है, वायुयान है, वायुयान की तुलना किससे की गई? पारितंत्र से की गई। वायुयान की तुलना तो बच्चों किससे की गई? पारितंत्र से की गई। नंबर 2, रिवेट या कीलक। रिवेट या कीलक है, वायुयान के अंदर खूब सारे पुर्जे होते हैं और वो खूब सारे पुर्जे कीलों की सहायता से, रिवेट की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों रिवेट या कीलक की तुलना किससे की गई? तुलना स्पीशीज या जातियों से की गई। और रिवेट्स ऑफ विंग्स, पंखों के कीलक, पंखों में लगे हुए या ब्लेड में लगे हुए कीलक, इनकी तुलना की स्पीशीज या ऐसे मान लो महत्वपूर्ण या प्रमुख जाति से की गई। तो वापस से समझेंगे बच्चों, रिवेट पोपर अवधारणा पारितंत्र में जैव विविधता के महत्व को समझाती है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई? पॉल एहरलिख के द्वारा। क्या क्या माना पॉल एहरलिख ने? एयरप्लेन की तुलना कर ली पारितंत्र से, रिवेट या कीलक की तुलना कर ली जातियों से, और पंखों के जो रिवेट थे उनकी तुलना कर ली की स्पीशीज से, कुंजशिला जातियों से, महत्वपूर्ण जातियों से। अब क्या बताया पॉल एहरलिख ने? माना वायुयान के अंदर यात्री यात्रा करते हैं और प्रत्येक यात्री अपने साथ में एक कीलक ले जाता है। वायुयान में से प्रत्येक यात्री अपने साथ में एक कीलक ले जाता है। मतलब वायुयान में से यात्री कीलक ले गया, कीलक की तुलना किससे की? स्पीशीज से। इसका मतलब वायुयान क्या है? पारितंत्र। तो पारितंत्र में से क्या विलुप्त हुई? जाति विलुप्त। भाई वायुयान में से कीलक विलुप्त हुआ, इसका मतलब पारितंत्र में से जाति विलुप्त हुई। अब शुरुआत में तो कीलों की कमी होने की वजह से या पारितंत्र में जातियों की कमी होने की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जातियों की कमी बहुत ज्यादा होने की वजह से वायुयान खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा। मतलब कीलकों की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से वायुयान कमजोर हो जाएगा, जातियों की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से पारितंत्र बाधित तो होगा, अस्थिर बन जाएगा। अब कौन सा कीलक यात्रियों के लिए यात्रियों द्वारा ले जाया जा रहा है या कौन सी जाति पारितंत्र से विलुप्त हो रही है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर पंखों के कीलक हटा लिए जाएं या उनको ले जाया जाए तो बच्चों वायुयान उड़ ही नहीं पाएगा, पारितंत्र काम ही नहीं कर पाएगा। तो इस अवधारणा से अच्छी तरह से पता चल जाता है कि पारितंत्र में जातियों का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी अधिक जातियां होगी, जितनी ज्यादा जातीय समृद्धि होगी, वो पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अपनी इस पृथ्वी के ऊपर जैव विविधता की बच्चों बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है? क्षति हो रही है।
पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा पहलू है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। हमारी प्रकृति की सुरक्षा के लिए, हमारे प्राकृतिक संतुलन के लिए, हमारी प्रकृति के बचाव के लिए जैव विविधता का बना रहना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वर्तमान तक कितनी जैव विविधता की क्षति हो चुकी है? कितनी जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं? कौन सी जातियां रिसेंटली विलुप्त हुई है? इसके कुछ आंकड़े बच्चों अपनी बुक के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं, उन आंकड़ों पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं। उष्ण कटिबंधीय, एक एक आंकड़े को ध्यान से समझना बच्चों। उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागरीय द्वीपों पर मानव के बसने से, ध्यान से समझना, उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागरीय द्वीपों पर मानव के बसने से 2000 से भी अधिक पक्षियों की जातियां विलुप्त हो चुकी है। 2000 से भी अधिक पक्षियों की जातियां विलुप्त हो चुकी है। आगे बढ़ो। IUCN, पीछे मैं आपको बता चुका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN के 2004 के डाटा के अनुसार पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां विलुप्त हो चुकी है। पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां विलुप्त हो चुकी है। और बच्चों पिछले 500 वर्षों में जो ये 784 जातियां विलुप्त हुई है, इनमें से वर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों, इनकी लगभग 338 स्पीशीज है। कशेरुकियों की लगभग 338 स्पीशीज है। इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकियों की अगर बात की जाए तो लगभग 359 स्पीशीज है। और अगर बात की जाए पादप जातियों की तो पादपों की लगभग 87 स्पीशीज है। तो IUCN के 2004 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां विलुप्त हो चुकी है। 338 स्पीशीज वर्टिब्रेट्स की, 359 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की और 87 जातियां पादपों की विलुप्त हो चुकी है। एकदम रीसेंट नई विलुप्त हुई जातियों के भी कुछ उदाहरण अपनी बुक के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं, तो ध्यान दो बच्चों। नई विलुप्त हुई जातियों के उदाहरण, नई विलुप्त हुई जातियों के उदाहरण। नंबर 1, डोडो। डोडो पक्षी जो है ये बच्चों मॉरिशस का,
कहां का पक्षी है ये? मॉरिशस का, जो कि विलुप्त हो चुका है। नंबर 2, क्वेगा। क्वेगा जो है ये जैसे जेब्रा होता है ना बच्चों, जेब्रा के जैसा एनिमल होता है ये क्वेगा। ये कहां का है बच्चों? अफ्रीका का। ये जैसे विलुप्त हो चुका है। नंबर 3, थाइलेसिन। ये थाइलेसिन जो है, ये थाइलेसिन बच्चों ऑस्ट्रेलिया, भेड़िया या शियार के जैसा अपन इस थाइलेसिन को मान सकते हैं, ये विलुप्त हो चुका है। और नंबर 4, स्टेलर समुद्री गाय, ये है बच्चों रूस। ठीक है, तो ये कुछ नई विलुप्त हुई जातियां। ये डाटा बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से आप याद कर लेना। डोडो पक्षी मॉरिशस का, क्वेगा अफ्रीका, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया और स्टेलर समुद्री गाय रूस, ये नई विलुप्त हुई जातियों में से है। और साथ साथ बच्चों बाघ की 3 उपजातियां, बाघ की 3 उपजातियां, बाली, जावान और कैस्पियन। बाली, जावान और कैस्पियन, ये बाघ की 3 उपजातियां हैं जो रिसेंटली विलुप्त हुई है। ठीक है, ये बच्चों जैव विविधता की क्षति के कुछ आंकड़े अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं। इसके साथ ही पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हुई है। पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हुई है। और वर्तमान में, ध्यान देंगे बच्चों, वर्तमान में 15,500, अच्छी तरह से ध्यान देना बच्चों, वर्तमान में 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति की कगार पर है, खड़ी है एकदम, जिनके ऊपर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। लगभग 15,500 जातियां वर्तमान में ऐसी है जो विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। आने वाले थोड़े ही समय में वो विलुप्त हो जाएगी। अगर विलुप्ति की कगार पर खड़ी इन जातियों की संख्या का प्रतिशत अपन देखें, संख्या का प्रतिशत, तो पक्षियों की लगभग 12%, स्तनधारियों की लगभग 23%, उभयचरों की लगभग 32% और अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म की लगभग 31%। ये इतनी जातियां, पक्षियों की 12%, स्तनधारियों की 23%, उभयचरों की 32% और अनावृत बीजियों की 31%, इतनी जातियां बच्चों विलुप्ति का खतरा झेल रही है, या ऐसे मान लो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितनी जातियां विलुप्ति की कगार पर है, तो आपका आंसर होगा बच्चों 15,500 से भी अधिक। विलुप्ति का सर्वाधिक खतरा किन पर मंडरा रहा है? उभयचरों पर। विलुप्ति का सर्वाधिक खतरा किन पर मंडरा रहा है? उभयचरों पर। लगभग 32% उभयचर जातियां विलुप्ति की कगार पर खड़ी हुई है। जंतुओं में अगर पूछ लिया जाए, सर्वाधिक उभयचर, उभयचरों के बाद में द्वितीय नंबर पर स्तनधारी और तृतीय नंबर पर पक्षी। पादपों में सबसे ज्यादा जो विलुप्ति का खतरा बना हुआ है वो बच्चों अनावृत बीजियों को बना हुआ है। ठीक है, ये सारा का सारा आंकड़ा जैव विविधता की क्षति का डाटा अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। अब देखो बच्चों,
अब ये जो जातियों की विलुप्ति का काम है, ये बच्चों कोई नया नहीं है। अगर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की बात की जाए तो बच्चों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3 बिलियन वर्ष पूर्व। अब ऐसा नहीं है, देखो, जैव विविधता की क्षति के लिए, जैव विविधता की क्षति के लिए, जीवों की जातियों की विलुप्ति के लिए मुख्य रूप से तो मानवीय क्रियाकलाप ही जिम्मेदार है, मानव ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जातियों की विलुप्ति पहले नहीं होती थी। जातियों की विलुप्ति तो बच्चों पहले भी होती थी। फिर अंतर क्या है, ध्यान दो। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी बच्चों 3 बिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3 बिलियन वर्ष पूर्व। और मानव की उत्पत्ति से पूर्व भी जातियों का विलोपन हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, मानवीय क्रियाकलाप तो जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों मानव की उत्पत्ति से पूर्व भी जातियों का विलोपन हुआ है। और अपन ये कह सकते हैं कि जातियों का 5 बार व्यापक विलोपन हो चुका है। जातियों का 5 बार व्यापक विलोपन हो चुका है और 6ठा विलोपन प्रगति पर है। 6ठा विलोपन प्रगति पर है। अब बच्चों अंतर क्या है, 5 बार विलोपन जो पहले हुआ और 6ठा विलोपन जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें बच्चों अंतर क्या है? तो ध्यान दोगे बच्चों, जो 6वां विलोपन है इसकी दर अत्यधिक तीव्र है। पुरानों की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक है। यह मुख्य अंतर है कि चलो साहब 5 बार पहले विलोपन हो चुके, 6ठा विलोपन प्रगति पर चल रहा है, लेकिन ये 6ठा विलोपन जो वर्तमान में चल रहा है और 5 विलोपन जो पहले हो चुके, उनमें बच्चों अंतर क्या है कि जो 6ठा विलोपन चल रहा है इसकी जो दर है वो बहुत ज्यादा तीव्र है और पुराने विलोपनों की तुलना में 100 से लेकर 1000 गुना तक ये बच्चों अधिक है। आगे बात समझ में। और ऐसा भी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 100 वर्षों में पृथ्वी की लगभग आधी जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। आने वाले 100 वर्षों में पृथ्वी की लगभग आधी जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। अपन ने बच्चों खूब पढ़ा है, जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं, जिनको अपन पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, बहुत विशाल वन हैं। वायुमंडल की टोटल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन प्रोड्यूस करते हैं। तो इतने विशाल है वहां की जैव विविधता। अपनी पृथ्वी पर सर्वाधिक विशाल जैव विविधता है। पृथ्वी के फेफड़े जिनको कहा जाता है, वायुमंडल की लगभग 20% ऑक्सीजन वे उत्पन्न करते हैं। सोयाबीन की खेती के लिए
चरागाहों के निर्माण के लिए उन अमेजन वर्षा वनों को काटकर साफ किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जैव विविधता की क्षति हो रही है। अब बच्चों अपनी इस बुक के अंदर बिंदुवत रूप से जैव विविधता की क्षति के कुछ कारण दिए हुए हैं, उन कारणों का अपन अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, जैव विविधता की क्षति के कारण, जैव विविधता की क्षति के कारण, ध्यान दो बच्चों, जैव विविधता की क्षति के लिए मुख्य रूप से मानवीय क्रियाकलाप ही जिम्मेदार है। जैव विविधता की क्षति के लिए मुख्य रूप से तो ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाकलाप ही जिम्मेदार है। फिर भी 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। नंबर 1, आवासीय क्षति व विखंडन, आवासीय क्षति व विखंडन। नंबर 2, अति दोहन। नंबर 3, विदेशी जातियों का आगमन। और नंबर 4, सह विलुप्तता। ये बच्चों 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं जैव विविधता की क्षति के। मुख्य रूप से तो मानवीय क्रियाकलाप ही जिम्मेदार है। फिर भी अगर बिंदुवत रूप से अपन से पूछा जाए तो आवास की क्षति व विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आगमन और सह विलुप्तता। इन चारों में से जो सबसे प्रमुख कारण है, एक अगर पूछ लिया जाए कि जैव विविधता की क्षति के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है, वो बच्चों आप क्या बताओगे? आवासीय क्षति व विखंडन। अब ध्यान दो, अपन जानते हैं अपनी इस पृथ्वी पर, अपने इस ग्रह पर, विश्व में मानव की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, रहने के लिए हैं, औद्योगिकीकरण आप मान लो या आधुनिकीकरण आप मान लो, सड़कें बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बहुत सारे जंगलों को, खेती योग्य भूमि को, है ना, उनको काटकर साफ किया जा रहा है। अब सिंपल सी बात है कि जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास थे वो प्राकृतिक आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक रूप से मान लो या फिर मानव के द्वारा उत्पन्न क्रियाकलापों से वो प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। तो उन प्राकृतिक आवासों में जो जातियां पाई जा रही थी वो बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है। ठीक है, तो मुख्य कारण आप यही बताओगे कि आवासों का नुकसान होने की वजह से जैव विविधता में क्षति हुई है। अब बच्चों, पर्यावरण में प्रदूषण होने की वजह से, पर्यावरण में प्रदूषण होने की वजह से बड़े बड़े जो आवास थे वो आवास छोटे छोटे भागों में बंट गए। कोई बड़ा सारा जंगल था, कोई बड़ा सारा मैदान था, छोटे छोटे भागों में बंट गए। उनसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं स्तनधारी और पक्षी। ठीक है, स्तनधारियों को, पक्षियों को अपनी प्रवासी गतिविधियों के लिए, माइग्रेटरी एक्टिविटीज के लिए, जनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए बड़े क्षेत्रों की, बड़े आवासों की आवश्यकता होती है। और वो बड़े आवास छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए। तो उन पक्षियों की, उन स्तनधारियों की प्रवासी गतिविधियां, उनकी जनन संबंधी गतिविधियां वो रुक गई, जिससे बच्चों उनकी जातियां बहुत तेजी से समाप्त हो रही है। तो ये सबसे प्रमुख कारण हो जाएगा जैव विविधता की क्षति का। दूसरा कारण है बच्चों ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अति दोहन।
मानव और मानव के साथ में जुड़ा हुआ है लालच। ठीक है, तो जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, आवश्यकता लालच में बदल जाती है, तब बच्चों नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अपन जानते हैं कि साफ प्रकृति के संसाधन है, अपन काम में लेंगे, लेकिन बच्चों अपने भारत में या अपनी इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर खूब सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता के अकॉर्डिंग अगर उनको काम में लिया जाए तो शायद उनकी कमी ना हो पाए, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो बच्चों बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और इसी के उदाहरण अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं। पैसेंजर कबूतर, पैसेंजर कबूतर, स्टेलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, स्टेलर समुद्री गाय, इनकी जो विलुप्ति हुई है वो इनकी विलुप्ति बच्चों किस वजह से हुई है? अति दोहन की वजह से हुई है। तीसरी चीज है विदेशी जातियों का आगमन, विदेशी जातियों का आगमन। अपन जानते हैं बच्चों, या तो कोई विदेशी जाति नए आवास में आए प्राकृतिक रूप से, या फिर किसी कारणवश मानव के द्वारा, ठीक है, विदेशी जाति को लाया जाए। तो अपन जानते हैं बच्चों, नए आवास में किसी विदेशी जाति के प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। नए आवास में किसी विदेशी जाति के प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं, और प्राकृतिक परभक्षियों के नहीं होने की वजह से उस नए आवास में वो विदेशी जाति बच्चों बहुत तेजी से ग्रो करती है और वहां की स्थानीय जातियों के लिए वो समस्या उत्पन्न कर देती है। जैसे उदाहरण दिया गया है यहां पर, ध्यान से समझेंगे बच्चों। नील नदी की मछली नाइल पर्च, नील नदी की मछली नाइल पर्च, जिसको कहां पर डाला गया? अफ्रीका की विक्टोरिया झील में। नील नदी की मछली जिसको कहां पर डाला गया? अफ्रीका की विक्टोरिया झील में। अब बच्चों इस अफ्रीका की विक्टोरिया झील में यहां की स्थानीय बेजोड़ सिचलिड मछलियां जो वहां पर रहने के लिए खूब ज्यादा अनुकूलित थी, लंबे समय से उसमें रह रही थी, इन बेजोड़ सिचलिड मछलियों की 200 से भी अधिक जातियां क्या हो गई बच्चों? विलुप्त हो गई। किस वजह से हुई? इस नाइल पर्च या इस नील नदी की मछली को विक्टोरिया झील में डालने की वजह से। ठीक है, ऐसे ही जैसे अपन उदाहरण देखें इसी चीज का, मान लो पार्थेनियम है, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, गाजर घास। ठीक है, इसके अलावा जलकुंभी, आइकोर्निया, लेंटाना, इनके द्वारा भी बच्चों पादपों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये भी विदेशी जातियां हैं, इनके द्वारा भी पारितंत्र को बिगाड़ा जाता है। और तीसरा उदाहरण जैसे अपन देखें, अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश को मत्स्य पालन के हिसाब से भारतीय जल तंत्रों में मत्स्य पालन के लिए डाला गया। तो इस अफ्रीकन कैटफिश की वजह से जो भारतीय अशल्क मीन थी, या ऐसे मान लो बच्चों जो भारतीय कैटफिश थी, ये बहुत ही ज्यादा क्या हुई? प्रभावित हुई। तो ये सब उदाहरण हो जाएंगे बच्चों किसके? विदेशी जातियों के आगमन से जैव विविधता की क्षति के। और बच्चों नेक्स्ट चौथा जो कारण दिया हुआ है वो है सह विलुप्तता। अपन जानते हैं बच्चों कई जातियों के बीच में परस्पर लाभकारी
अविकल्पी संबंध प्रेजेंट होते हैं। कई जातियों के बीच में परस्पर लाभकारी अविकल्पी संबंध प्रेजेंट होते हैं। वो जातियां एक दूसरे पर पूर्णतया आश्रित होती है। अब अपन जानते हैं, मान लो कोई एक पादप है और उस पादप में एक निश्चित कीट की प्रजाति परागण संपन्न करवाती है। अब अगर वो पादप जाति विलुप्त हो जाएगी तो वो परागणकारी कीट कहां पर सरवाइव कर पाएगा। अगर वो कीट की जाति विलुप्त हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर पादप के अंदर परागण कौन करवाएगा। तो सह विलुप्तता, साथ साथ विलुप्तता, एक पर जो दूसरा आश्रित है, एक के विलुप्त होने की वजह से वो दूसरा भी अपने आप विलुप्त हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया है बच्चों, सह विलुप्तता। और इस सह विलुप्तता को भी एक कारण माना गया है जैव विविधता की क्षति का। ठीक है, तो अपनी बुक में बच्चों जैव विविधता की क्षति के जो प्रमुख कारण हैं जो दिए गए हैं चारों, वो अपन ने डिटेल से पढ़ लिए हैं। यहां तक का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे की जो कहानी है इस चैप्टर की वो अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।